Hey everyone, welcome back to my channel, and in this video we will see the every aspects of int data type, every data type like int, float, char, bool, double. So we will see the every data type, what is the usage of every data type, when should we select int, when should we select bool, when should we select char, when should we select double. So we will see everything in this lecture. And if you haven't checked out the last lecture, in that lecture I had told you about the overview of variables and data type. सो आपने उस लेक्चर को देखा नहीं है तो आप जाके जरूर देख सकते हैं, और उसके बाद आप उससे पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो साथ ही साथ आपको पूरा बेसिक फंडामेंटल सी इसमें कवर होगा इस कोर्स में। और ये जो चैनल है ये न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, तो आप न्यूटन स्कूल को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही न्यूटन स्कूल हाल ही में एक लॉन्च पैड भी शुरू करने वाली है, तो आप लॉन्च पैड की भी सारी फीचर्स को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्लेसमेंट रेडी हो सकते हैं बिना कोई फी दिए हुए। आपको फ़ी तभी पे करना होता है जब आपको गारंटीड जॉब मिल जाए 5 LPA से ऊपर की, जब आप अपने ड्रीम कंपनी में प्लेस हो जाएं तभी आपको फ़ी पे करना होता है न्यूटन स्कूल को। उससे पहले आपको कोई फ़ी नहीं पे करना होता है। तो आपको एक बर्डन फ्री क्वालिटी एजुकेशन की तलाश है तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट जरूर कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे आज डेटा टाइप के बारे में, हर एक डेटा टाइप को कि हमें कब किस डेटा टाइप को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हम इंट कब सिलेक्ट करते हैं, डबल कब सिलेक्ट करते हैं, लॉन्ग इंट कब सिलेक्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ओवरव्यू दिया था कि डेटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, और डेटा टाइप बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा होता है। तो डेटा टाइप जो है वो स्टोर करता है, अगर हम इंटीजर लेंगे डेटा टाइप तो इंटीजर को स्टोर करेगा, कैर लेंगे तो कैरेक्टर को स्टोर करेगा, और साथ ही ये नॉन इंटीग्रल न्यूमेरिकल वैल्यू को भी स्टोर करता है, कैरेक्टर्स को भी स्टोर करता है। तो डेटा टाइप को हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अगर वो इंटीजर फैमिली का है तो इंट यूज करेंगे, अगर डेसिमल उस पार्ट में आ जाता है तो डेसिमल वाला फैमिली को यूज करेंगे, जैसे कि फ्लोट, डबल। कैरेक्टर आ रहा है जैसे कि ABCD और कोई नेम, तो उसे हम कैरेक्टर वाला कैर में यूज करेंगे। तो उसका हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बेसिक कितने डेटा टाइप हैं सी लैंग्वेज में। तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा इंट, फ्लोट, डबल, कैर और ये बूल। बेसिकली इतने डेटा टाइप जो हैं ये आपको यूज में आते रहेंगे। और बात बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप हैं, लॉन्ग इंट, लॉन्ग शॉर्ट, इस टाइप से आपको बहुत सारे एडजेक्टिव के साथ आपको डेटा टाइप मिलेंगे, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपका इतना में ही आपका काम, जो मैक्सिमम 95% काम है आपका, इतना में ही निकल जाएगा। तो सी लैंग्वेज में हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि ये कौन से कैटेगरी का है। जैसे कि आपको अगर कोई लेना है, कोई वेरिएबल c इज इक्वल टू 100, तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे इंट दे के, यहाँ पे कि सी लैंग्वेज को कंपाइलर को बताना होगा कि ये c जो है ये इंटीजर को स्टोर कर रहा है, जो कि इंटीजर का वैल्यू 100 है। वहीं अगर आप जावास्क्रिप्ट जैसा लैंग्वेज को ले लें, सिलेक्ट कर लें, तो जावास्क्रिप्ट में आपको स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ता है कि ये जो c इक्वल टू आपने यहाँ पे 100 लिखा, तो आपको जावास्क्रिप्ट को बताना नहीं पड़ेगा कि ये c इक्वल टू 100 इंटीजर है। आपको यहाँ बस लेट c इक्वल टू 100 कीजिएगा और जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जो है इंटीजर वैल्यू लेने के लिए मुझे बोल रहा है। अगर आप c इज इक्वल टू लेट c इज इक्वल टू प्रियांशु कर रहे हैं, तो यह अपने आप समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में खुद से बताना नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन आपको सी लैंग्वेज में या फिर आपको जावा लैंग्वेज में आपको बताना पड़ रहा होता है कि ये किस लैंग्वेज में कौन से डेटा टाइप का पार्ट है, कौन से डेटा टाइप का फैमिली का ये मेंबर है। अगर इंटीजर है तो इंट बताना पड़ेगा, कैरेक्टर है तो कैर सी इक्वल टू ये बताना पड़ेगा, और इसी तरह से आपको बताना पड़ता है फ्लोट सी इक्वल टू 2.3। इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि कौन से फैमिली से ये बिलोंग कर रहा होता है। अब देख लेते हैं, द डिफरेंसेस बिटवीन द टाइप्स इज इन द अमाउंट ऑफ मेमोरी दे ऑक्यूपाई एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज दे कैन होल्ड। तो डेटा टाइप को हम यूज में क्यों लाते हैं? कंप्यूटर आपको कुछ स्पेस देता है, उसी स्पेस में आपको एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम लिखना होता है। तो आपको कितना स्पेस चाहिए आप उससे डेटा टाइप की मदद से बता सकते हैं। इंट जो है वो 4 या फिर 2 बाइट्स लेता है, ये डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। कैर 1 बाइट लेता है, फ्लोट 4 to 8 बाइट लेता है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्पेस को। तो आपका ये मशीन डिपेंडेंट बेसिकली होता है। तो आपको अगर स्पेस ऑप्टिमाइज्ड करना है तो आप चाहते हैं कि स्पेस आपका प्रोग्राम कम ले और आपका प्रोग्राम थोड़ा फास्ट हो, तो उस समय मुझे ये काम आता है कि मुझे अपने अकॉर्डिंगली कौन से, क्योंकि आपको अगर स्टोर करना है 1 या 2 या 3 इस टाइप का कुछ वैल्यू और आप फ्लोट ले रहे हैं, तो आपको ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेगा क्योंकि 8 बाइट ले रहा है। तो आपके प्रोग्राम को ये थोड़ा ज़्यादा
स्पेस ले रहा है। तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी ध्यान में रखना होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो और साथ ही साथ बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर चाहिए हो तब फिर आप इसमें फ्लोट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इंट इसको स्टोर नहीं कर पाएगा। इंट का कैपेसिटी आपको बताया था कि 42,000 के आसपास हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 लाख 10 लाख है, तो आप फिर यहाँ पे फ्लोट ले सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ा वैल्यू है आपका, बहुत ही बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे फिर डबल यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे अपने प्रोग्राम में अपने डेटा के अकॉर्डिंगली ही डेटा टाइप को सिलेक्ट करना होता है। अगर वैल्यू कम से काम चल रहा है तो फिर मुझे कम का ही वैल्यू सिलेक्ट करना होगा, ना कि मुझे फिर डबल सी इक्वल टू 2 वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपने प्रोग्राम को स्पेस बचा के रखना है, प्रोग्राम में अपने ऑप्टिमाइज बना के रखना है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम फास्ट हो और ज़्यादा स्पेस भी ना कवर करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं और डेटा टाइप का बेसिकली फंडा क्या होता है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली इंट के बारे में। तो इंट, फ्लोट, कैर, बुल, इन सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है इंट है। तो इंट क्या है? दिस इज अ वेरिएबल टाइप इंट दैट इज यूज टू कंटेन इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। तो इसमें हम बस इंटीग्रल वैल्यू को ही स्टोर करते हैं, ना कोई डेसिमल पार्ट को। तो आपका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1, 2, -1, -2। इस तरह से आपका जो डायरेक्ट नंबर हो वो हमारा इंटीग्रल वैल्यू होता है। तो हम इंट a इज इक्वल टू 5 यूज कर सकते हैं, इंट b इज इक्वल टू -6 यूज कर सकते हैं, हम इंट c इज इक्वल टू 6.5 ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिर्फ बेसिक इंटीग्रल वैल्यू देना होता है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। मैंने इस पॉइंट को कवर कर लिया है कि नेगेटिव वैल्यू को भी कंटेन कर सकता है। तो इट मस्ट बी एन इंटीजर एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और आपको अगर इंटीजर डेटा टाइप में आपको अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू को भी स्टोर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल का आपने नाम सुना होगा कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में भी होंगे तो वहाँ पे आपको हेक्स कोड का यूज करना पड़ता है, जैसे कि कलर के लिए हेक्स कोड। तो इस तरह से आपको हेक्स कोड कुछ ऐसा देखने को मिलता होगा। तो ये जीरो आगे में नहीं रहता है, यहाँ पे एक्स, एफ, ई, एफ, 0, D इस टाइप से है। तो आपको अगर इंटीजर स्टोर करना होगा तो आपको आगे में जीरो लगाना है। बिना जीरो के आपको ये इंटीजर समझेगा नहीं कि ये इंटीजर है। तो आपको स्टार्टिंग में जीरो लगाना है। आप बोलिएगा कि ये तो कैरेक्टर है एफ ई, तो ये कैरेक्टर तो कैसे स्टोर कर रहा है? तो ये इंटीजर अगर आप आगे में जीरो लगा देते हैं हेक्स कोड के आगे में, तो कंप्यूटर जो है, कंपाइलर जो है वो समझ जाता है कि हाँ ये जो मेरा कोड है ये इंटीजर पार्ट का है, इंट RGB कलर इक्वल टू ये। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इफ एन इंटीजर इज प्रीसीडेड बाय अ जीरो एंड द लेटर एक्स either lowercase or uppercase, the value is taken as being expressed in hexadecimal notation। तो हेक्साडेसिमल का जो होता है बेस 16 होता है, ऑक्टाडेसिमल इस तरह से आप नाम सुने होंगे। तो ये हम कवर करेंगे जब बिट वाइज नोटेशन में हम देखेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्या बिट में जब आप काम कर रहे होते हैं बिट लेवल पे, तो वहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल ये हमें वहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यूज 158, -10 एंड 0 आर ऑल वैलिड एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। तो ये सब हमारा वैलिड एग्जाम्पल है इंटीजर कांस्टेंट का, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई डेसिमल पार्ट है और ना ही कोई यहाँ पे ABCD कोई लेटर है जो कि हमारा 0 एक्स के बाद आ रहा हो। अगर हम 0 एक्स के बाद कोई भी लेटर लेते हैं तो फिर ये हेक्साडेसिमल हमारा हो जाएगा, लेकिन वही अगर हम नॉर्मल ले रहे हैं तो ये हमारा कंसिस्ट करता है कि ये ट्रू वैल्यू है जो कि इंटीजर के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। नो इम्बेडेड स्पेसेस आर परमिटेड बिटवीन द डिजिट्स। तो अब हम स्पेस जैसे कि इंट c इज इक्वल टू 10,000 और यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, आपको सारा एग्जैक्ट लाइन में लिखना होगा, या फिर आपको कॉमा देने का आदत है, जैसे हम मैथ्स में यूज करते हैं 10,000 तो हम बीच में कॉमा देते हैं, तो आपको ये कॉमा भी नहीं देना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है 10,000। अगर आपको 1 लाख लिखना है तो आपको 1 लाख सीधे ऐसे लिख देना है। ऐसा नहीं कि आपको कॉमा हमेशा हर एक बार आप दे रहे होते हैं। तो आपको कॉमा नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट आपको जो भी वैल्यू है आपको वो पुट कर देना है। तो इस तरह से हम इंट डेटा टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। अब मूव करते हैं फ्लोट की तरफ। तो इंट में क्या खराबी था कि हम उसमें खराबी नहीं आप बोल सकते हैं बेसिकली कि इंट में कुछ लिमिटेशंस था कि उसमें हम डेसिमल पार्ट को नहीं यूज कर सकते थे। तो उसका जो डेसिमल पार्ट का जो प्रॉब्लम था वो अब फ्लोट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो फ्लोट क्या होता है? A variable to be of type float can be used for storing floating point numbers। floating point numbers यानी कि डेसिमल, जहाँ पे इंट में सिर्फ आप नंबर ले रहे थे पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, यहाँ पे अब आप डेसिमल भी साथ में ले सकते हैं 3.0, 3.125.8, -0.0001। तो इस तरह से आप फ्लोट में थोड़ा सा ज़्यादा अपना दायरा को बढ़ा रहे हैं यूज करने का।
और फ्लोट में हम साइंटिफिक नोटेशन का भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा साइंटिफिक नोटेशन आपने सुना होगा 1.7 इंटू 10⁴। तो आप यहाँ पे स्मॉल ई से उसे रिप्रेजेंट करके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में। तो फ्लोट इसका लिए हमें यूज हो जाता है अगर आपका नंबर इंटीजर की कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है या फिर आपको डेसिमल यूज करना है तो हम फ्लोट का यूज करते हैं, तब हम इंट का यूज नहीं करेंगे। मान के चलिए आपको 50,000 स्टोर करना है और इंट का कैटेगरी, इंट का जो लिमिट है वो 40,000 42,000 के आसपास ही रह रहा है, तो आपको फिर फ्लोट का यूज करना है। और आपको यूज करना है 5.5 तो फिर आपको इंट यूज नहीं करना है, क्योंकि इंट में आप डेसिमल यूज नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे फ्लोट काम आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको कब इंट यूज करना है, कब आपको फ्लोट यूज करना है। तो इस तरह से हम मूव करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं डबल के बारे में। तो इन फ्लोट जो है और डबल जो है आपस में आप बोल सकते हैं कि ये भाई ही है, दोनों का लगभग सेम काम होता है। बेसिक फंडा ये है कि फ्लोट, डबल का जो है फ्लोट से भी ज़्यादा दायरा है, मतलब ये और ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर को स्टोर कर सकता है। तो फ्लोट में आप एक स्पेसिफिकली एफ लास्ट में लगा के भी बता सकते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डबल नंबर है, और नहीं तो आपको अगर एफ नहीं लगाना है, आप नॉर्मली भी यूज़ करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कंपाइलर के द्वारा। तो आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है जो कि फ्लोट से भी डबल साइज का है, तब आप डबल यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर को स्टोर करने के लिए सक्षम है। तो इसका बेसिक ज़्यादा कुछ यूज नहीं है, आपको इंट या फ्लोट में ही काम चल जाएगा। बेसिकली इंट ही आपका मोर देन इनफ है, आपको कोई प्रोग्राम में डबल या फिर फ्लोट का यूज करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं बूल के बारे में। तो बूल क्या है? बूल होता है बूलियन से बना है बूल डेटा टाइप। तो बूल में आपको ओनली या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, या फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, या फिर ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, या फिर यस होगा या फिर नो होगा। तो बेसिकली सेम मतलब है, या तो हाँ या फिर ना। तो बूल का हम यूज तब करते हैं जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे या फिर लूप में जाएंगे, तो बेसिकली वहाँ पे हमें यस या फिर ट्रू या फॉल्स का यूज करना पड़ता है, जो कि हमारा बेसिकली बूल होता है। जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे उस ब्लॉक के अंदर, उस ब्लॉक को या तो सही होना होता है या फिर गलत होना होता है। सही होगा तो हम एक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है या फिर 0 है, तो उसके बाद हम एल्स पार्ट पे चले जाएंगे या फिर उस पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव कर जाएंगे सिक्वेंशियल फ्लो के साथ। तो बूल का बेसिक फंडा यही होता है। तो बूल बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे बूल वेरिएबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम दैट नीड टू इंडिकेट अ बूलियन कंडीशन। तो ये कंडीशन बताएगा कि हाँ यहाँ पे जो वैल्यू है वो सही है या गलत है। द वेरिएबल ऑफ दिस टाइप माइट बी यूज्ड टू इंडिकेट वेदर ऑल डेटा हैज बीन रीड फ्रॉम अ फाइल। 0 is used to indicate a false value, 1 is used to indicate a true value। तो बेसिकली 0 या 1 होता है। आपको अगर मैं सिंपली एक बता भी दूं कि आप नॉन निगेटिव नंबर भी, अगर नॉन जीरो नंबर भी बोलते हैं, नॉन जीरो नंबर को भी हम बेसिकली ट्रू ही मानते हैं। तो या फिर 0 हो या फिर 1 हो, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन के लिए 0 या 1 करते हैं। लेकिन अगर नॉन निगेटिव नंबर है, सॉरी नॉन जीरो नंबर है, तो भी हमारा वो बूल में ट्रू ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बूल क्या होता है और हम बूल को यूज में कब क्यों लाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एडजेक्टिव्स जो डेटा टाइप में होते हैं, यानी कि आपने लॉन्ग, शॉर्ट, शॉर्ट इंट इस टाइप से वर्ड सुने होंगे। तो वो सब क्यों होते हैं? तो आपको इंट का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाना होता है तो आप लॉन्ग इंट का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट यूज कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या होता है, आपका एक होता है साइंड और अनसाइंड। तो अनसाइंड में क्या होता है, जब हम, जो हमारा एक बिट होता है, तो इस तरह से एक बॉक्स होता है, तो एक बॉक्स अगर खाली है तो हमारा वो अनसाइंड भी। तो इसमें आपको स्टार्टिंग लेक्चर में भी आपको बताया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने अनसाइंड और साइंड के बारे में बताया था। और यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉन्ग इंट और शॉर्ट इंट के बारे में। तो ये सब थोड़ा सा आपको स्पेस सेविंग में काम कर सकता है। आपको अगर छोटा नंबर स्टोर करना है तो आप शॉर्ट इंट यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोग्राम को मेमोरी जो है थोड़ा कम हो जाएगा और आपका स्पेस जो है मेमोरी में वो थोड़ा बढ़ जाएगा और आप उस मेमोरी को कहीं और यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग इंट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज, तो बहुत ज़्यादा लंबा नंबर है। और लास्ट में आप इसको स्पेसिफाई करने के लिए भी एल लगा सकते हैं, कैपिटल एल, तो आपका ये पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग इंट नंबर है। C offers three adjective keywords to modify the basic integer type, can also be used by itself। तो आप सिर्फ शॉर्ट भी लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है और अनसाइंड होता है। तो शॉर्ट हमने समझ लिया, लॉन्ग समझ लिया, अनसाइंड समझ लिया। तो बेसिक ये 3 डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं डेटा टाइप के, जो हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए। या फिर हमें अगर स्पेस कम यूज करना है तो हम शॉर्ट यूज करेंगे, अपने प्रोग्राम की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम लॉन्ग यूज करते हैं।
अनसाइंड यूज करते हैं तब जब हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही होता है हमारे प्रोग्राम में, तब हम अनसाइंड यूज कर लेते हैं। तो ये सब हमारे कुछ बेसिक एडजेक्टिव्स हैं जो हम डेटा टाइप में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, द इंट टाइप विल प्रोबेबली मीट मोस्ट ऑफ योर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। तो आपका इंट टाइप जो है वो इंटीजर का लगभग सारा कैटेगरी को अपने आप ले लेता है, आपको किसी और में और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली इंट, फ्लोट, डबल इतना आपके काम का है और इससे में आपका सारा काम मैक्सिमम 95% काम निकल जाएगा। However, C offers many other integer types, give the programmer the option of matching a type of a particular use case। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने इस सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आई थिंक इंटीजर टाइप्स वेरी इन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफर्ड इन वेदर नेगेटिव नंबर्स कैन बी यूज्ड। तो इन सभी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप समझ भी गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, और आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं मुझे। और साथ ही साथ मैं सारा बेसिक फंडामेंटल्स के साथ आपको ले चल रहा हूँ, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। और अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है 8 या 9 लेक्चर्स, उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक फंडामेंटल से एडवांस तक ले जाऊँगा। अभी तो बस ये बेसिक ही पार्ट है, लेकिन धीरे धीरे आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे सी लैंग्वेज में, जो कि आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा और आप आसानी से सी लैंग्वेज में मास्टरी पा सकते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करना चाहूँगा मैं अब। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम जब भी वीडियो पोस्ट हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसे सी लैंग्वेज सीखना है, सी लैंग्वेज में मास्टरी पाना है। और साथ ही साथ न्यूटन स्कूल को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लॉन्च पैड सेक्शन को भी आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी आपको मेहनत नहीं करना है कि आपको लिंक टाइप करना होगा। तो आपके लिए सारे काम आसान हैं, आप यहाँ पे सी लैंग्वेज भी आसानी से सीख सकते हैं, न्यूटन स्कूल को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। और आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर से पॉसिबल होगा तो मैं आपको कुछ चैलेंजेस भी दूंगा जो कि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और बेटर तरीके से क्लियर हो। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी हैव अ नाइस डे, बाय बाय।